हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने सीए इंटरमीडिएट में लॉ का सिलेबस आपका यहाँ तक कल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अब आगे के हम टॉपिक को कवर करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, बस थोड़ा से बचा हुआ है, आज इसे करा देंगे। ठीक है। तो हमने कल पढ़ाया था रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। ओके। मतलब कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है आपका। ठीक है। विद इन अ सिटी। आप उसे चेंज कराना चाहते हो। भाई, कहाँ कहाँ चेंज करा सकते हो। विद इन सिटी, विद इन अ स्टेट, फिर विद इन स्टेट, वन आरओसी टू अनदर आरओसी। कैसे? देखो, आप जानते हो कि आपके हर स्टेट में एक आरओसी अवेलेबल रहता है। ठीक है ना। हर एक स्टेट में आपका वन आरओसी रहता है। अब आपका ऐसे कुछ स्टेट हैं जिन स्टेट में आपके आरओसी एक से ज्यादा हैं। ठीक है। ऐसे भी स्टेट हैं। तो चलो, हमने पहले वाले पॉइंट में बताया कि विद इन अ सिटी आपको अपनी सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है। तो बोर्ड रेगुलेशन पास करो, नोटिस आरओसी को भेज दोगे 30 दिन के अंदर, आपका ये चेंज हो जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके। उसके बाद विद इन अ स्टेट, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, मतलब इसमें आरओसी सेम रहेगा। ठीक है। इसमें भी आरओसी सेम रहेगा, इसमें भी आरओसी सेम रहेगा, आरओसी चेंज नहीं होगा। ठीक है। आरओसी सेम रहेगा, बट आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी से दूसरे सिटी में चेंज करोगे। ओके। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने ये इसमें बताया था, मतलब कि वही चीज, एक स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है, तो आपको क्या करना है, आरओसी जो है, एक आरओसी से दूसरे आरओसी में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके केस में आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है। परमिशन लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर से। ठीक है। रीजनल डायरेक्टर 30 दिन, फिर आप कंपनी 60 दिन, आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिन। देखो, नोटिस टू आरओसी, नोटिस टू आरओसी सब में 30 दिन है। ठीक है। नोटिस टू आरओसी 30 दिन। आपको ये वाला टॉपिक, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर करोगे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। भाई, इस तरह के चेंजेस को आप एमओए के अंदर हमने पढ़ा दिया था। ठीक है। एमओए के अंदर एक आपका है स्टेट, मतलब कि सिचुएशन क्लाज है। एमओए के अंदर बहुत सारे क्लाज हमने बता रखे थे। ठीक है। तो उसमें एक आपका सिचुएशन क्लाज है। उस क्लास को जब आप पढ़ोगे, तो उसमें हमने ये सारा टॉपिक कवर कराया है। ठीक है ना। मतलब कि अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब शिफ्ट करोगे, तो आपको क्या क्या करना होगा। भाई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। ठीक है। आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेगुलेशन, अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। 60 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर आपका कंपनी ये सारा सब कुछ करके फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का भाई दूसरे रजिस्टर्ड ऑफिस में कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन के अंदर। ठीक है। तो ये आपका चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है। ओके। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। भाई, देखो, आपको भाई इस चैनल पे, जो कि सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, बट आपके कमेंट्स आएंगे तो फिर हम और ज्यादा वर्क करेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, आप आगे पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। चलो, उसके बाद क्या कह रहा है आगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 10A। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। देखो, समझो, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया। ओके बच्चा। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया, अब आप अपने बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपने इनकॉर्पोरेशन ही क्यों कराया। बात को समझो।
इसमें आपके बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा करके। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है मेंबर की। ठीक है। और सुनो भाई, अगर आज के टाइम में जो फ्रॉड होते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो कंपनी से ही होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं भाई? हमने बता दिया, लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड होती है। और इसमें क्या होता है सबसे अच्छा, कि पेपर वर्क कंपनी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, लेकिन रियल में कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए आपका कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराते हो तो क्या होगा भाई, आप अपना बिजनेस का कमेंसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कंडीशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस कंपनी। ठीक है ना? अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है। देखो, आप कंपनी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड after the commencement of the company and having a share capital shall commence any business or exercise any borrowing power only if the company has filed with the registrar verification of its registered office as provided in subsection 2 section 12। मतलब अभी जो हमने आपको सेक्शन 12 पढ़ाया ऊपर, उसमें हमने आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन बताया था कि आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराओगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस सिलेक्ट करोगे 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। तो वही चीज कह रहा है, सेल कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर ओनली। भाई आप बिजनेस का कमेंसमेंट और एनी एक्सरसाइज, भाई कोई भी काम या फिर बोरोइंग वगैरह कुछ भी करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड जो ऑफिस है उसका प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, ए पॉइंट। अब बी पॉइंट में आपको क्या करना होगा? A declaration is filed with the registrar by a director within a period of 180 days of the date of incorporation of the company in Form INC 20A, duly verified by the company secretary or a chartered accountant or a cost accountant in a practice along with prescribed fees। मतलब डिक्लेरेशन देना है। ठीक है ना? A declaration is filed with the registrar by a direction within a period of 180 days of the date of incorporation of the company in form number INC 20A। ठीक है, ये सेक्शन कौन सा है? 10A। देखो इसमें फॉर्म कौन सा आ रहा है? 20A। ड्यूली वेरीफाइड द कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कि आपको एक प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो चाहे आपका कंपनी सेक्रेटरी हो आपके कंपनी का, चाहे आपका भाई क्या हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आपका कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है। In practice along with prescribed fees that every subscriber to the memorandum has paid the value of the share agreed to take by him on the date of making such declaration। ठीक है ना? तो ये कह रहा है एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है हमने बताया, मेमोरेंडम में एमओए के अंदर एक क्लाज आता है सब्सक्रिप्शन क्लाज, सब्सक्राइबर क्लाज। उसके अंदर लिखा होता है कि ये पर्सन आपके कंपनी के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर। भाई जितना शेयर वो, भाई अब देखो, आपकी ये कंपनी है, इस कंपनी में मान लो एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये सब्सक्राइबर है। ठीक है। इन्होंने ये 5 लाख रुपए, 5 लाख, मतलब ये मान लो 25% शेयर है इसके पास, इसके बाद अपना 35%। ठीक है। और इसके पास आपका 30% है। ठीक है ना? देखो कितना आपको, चलो 30-30% कर देते हैं। और इसके पास 40%। तो अब ये देखो भाई, ये पर्सन 40%
शेयर होल्ड करता है, ये पर्सन 30%, ये पर्सन 30%। समझो बात को। अगर ये कंपनी है 100 करोड़ की, 100 करोड़ की, तो ये कितना देगा भाई? ये 40 करोड़ रुपीस देगा। और ये कितना, 30 करोड़, ये 30 करोड़। तो वही कह रहा है कि हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्री टू टेक बाई हिम ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। जब ये डिक्लेरेशन जाएगा तो साथ में ये अमाउंट भी जाएगा। हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर, अपने शेयर की वैल्यू ये लोग पेड करेंगे। ठीक है, चलो। कह रहा है आउटकम वेयर कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, देखो, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। किस चीज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती? हमने बताया था कि आप भाई क्या कर सकते हो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे तो आफ्टर द कमेंसमेंट आप बिजनेस करोगे, हैविंग शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अब सेल कमेंस एनी बिजनेस आर एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर ओनली इफ, क्या होना चाहिए? आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का। दूसरा, डिक्लेरेशन जाना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइबर के, मतलब देखो सब्सक्राइबर के कितना पे किए हैं, अपने शेयर का वैल्यू, साथ में डिक्लेरेशन जाना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल का। ये दो चीज जाएगा, ठीक है, तभी आप सेल कमेंस एनी बिजनेस आर एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर ओनली, तब आप ये दो काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, मतलब ये दो कंडीशन जब आप फुलफिल करोगे तभी आप ऊपर के कोई भी काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो सिंपल आपको याद रखना है, अ डिक्लेरेशन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, और किससे? कंपनी सेक्रेटरी या कास्ट अकाउंटेंट या फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एलॉन्ग विद फीस, और यूरी सब्सक्राइबर of the to the memorandum has paid the value of the share agree to taken by him on the date of making such declaration। ये दोनों काम हो जाएगा, तभी क्या होगा भाई? बिजनेस में कोई एक्सरसाइज कर सकता है बिजनेस में, ठीक है, अदरवाइज नहीं। आउटकम्स देखो क्या है, आउटकम्स वेयर कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, द पेनल्टी शैल बी, कंपनी लाइबल होगी, यूरी ऑफिसर लाइबल होगा। कंपनी 50,000 रुपीज के लिए लाइबल हो जाएगी, और ऑफिसर जो है 1,000 रुपीज ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट, और कंटिन्यूअस 1 लाख रुपीज तक का इस पे पेनल्टी लग सकती है। डिक्लेरेशन नॉट फाइल्ड बाय द डायरेक्टर विद इन 180 डेज। देखो, अब क्या ये कह रहा है, डिक्लेरेशन नॉट फाइल्ड बाय डायरेक्टर विद इन 180 डेज। अब अगर डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया जाता डायरेक्टर के द्वारा 180 दिन में, ठीक है, जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसके बाद डायरेक्टर के द्वारा 180 दिन में डिक्लेरेशन जाना चाहिए। वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में भाई डायरेक्टर के द्वारा डिक्लेरेशन जाता है विद द रजिस्ट्रार, ठीक है ना, and the registrar has reasonable cause to believe that, ठीक है, अब ये क्या करेगा? बिलीव करेगा द कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑन और ऑपरेशन, he may initiate action for the removal of the name of the company from the register of the company, the act under chapter। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये आपका, सुनो भाई, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद भाई डायरेक्टर के द्वारा डिक्लेरेशन जाना चाहिए। डायरेक्टर के द्वारा डिक्लेरेशन जाएगा 180 दिन में, 180 दिन में। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा भाई? रीजनेबल बिलीव करेगा, ठीक है, ओके, द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस आर ऑपरेशन, ठीक है, ही में इनिशिएट एक्शन, अगर ये भाई क्या नहीं करते, कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, ओके,
मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिए, सारा सब कुछ कर लिए। ठीक है। अब ये क्या नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। और रीजनेबल बिलीफ हो जाता है। और डायरेक्टर ये भी फाइल नहीं करते हैं, ये जो बिजनेस नहीं हो रहा है 180 दिन में, तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस कंपनी का नाम हटा देगा। ठीक है ना। कह रहा है डायरेक्टर नॉट फाइल बाय, वो सॉरी, डिक्लेरेशन नॉट फाइल बाय द डायरेक्टर विद इन 180 डेज, वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द डायरेक्टर विद इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द रजिस्ट्रार। ठीक है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, ही मे इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द डेट रजिस्टर ऑफ कंपनीज अंडर चैप्टर। ठीक है ना। नोट ऐप क्या दे रखा है, एक्शन बाय रजिस्ट्रार फॉर रिमूवल द नेम, रिमूवल ऑफ नेम कैन बी टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली विद लेवी ऑफ द पेनल्टी। मतलब कि भाई कंपनी का नाम भी हटा सकता है और साथ में वो क्या लगा सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। ओके, दोनों एक साथ कर सकता है। समझ में आया। चलो, अब क्या दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सेक्शन 18। देखो, आपका कंपनी है, आपने मान लो ओपीसी बनाया, अब इसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपने मान लो प्राइवेट कंपनी बनाया है या फिर पब्लिक कंपनी बनाया है। ठीक है। तो इन्हें आप अदर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अदर कंपनी। अब जाए, अब मान लो आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो भाई पब्लिक कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो पब्लिक कंपनी में भाई अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कितना होना चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है ना। ये सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस को फॉलो करके आप अपने कंपनी का कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है। चलो, क्या कह रहा है, सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट इंपावर अ कंपनी। सेक्शन 18 क्या प्रोवाइड करता है, इंपावर अ कंपनी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सम अदर क्लास ऑफ कंपनी। अभी हमने जो लिखा था, ठीक है ना। ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ठीक है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये अदर क्लास ऑफ द कंपनीज की बात कर रहा है, बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई आपको क्या अल्टर करना पड़ेगा, अपने एमओए और एओए को अल्टर करना पड़ेगा। फॉलोइंग इज द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब कि जो ये कंपनी कन्वर्ट हो रही वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड हुई है मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, अब उसे कन्वर्जन करना है हमको पब्लिक कंपनी में। ठीक है, वही बात कर रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। चलो, बाई अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मतलब अपने कंपनी को आप चेंज कर से कर सकते हो, एमओए और एओए को चेंज करके, अल्टर करके। अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में कन्वर्ट इटसेल्फ एज अ कंपनी। क्या कह रहा है, अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में कन्वर्ट इटसेल्फ एज अ कंपनी ऑफ अदर क्लास अंडर दिस एक्ट बाय अल्ट्रेशन of memorandum and article of the company in accordance with the provisions of this chapter। ठीक है ना। देखो भाई, आपकी कोई कंपनी है, भाई एनी अदर कंपनी, एनी अदर क्लास आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या क्या करना होगा आपको, एमओए एओए को अल्टर करना होगा। अब एमओए एओए में क्या अल्टर करना होगा भाई, अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट may convert itself as a company of other class under this act by alteration of memorandum and article
ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। मतलब भाई इस चैप्टर में जो जो अल्ट्रेशन की बात कर रहा है वो आप फॉलो करके अपने कंपनी का अल्ट्रेशन कर वो कन्वर्जन कर सकते हो। अब कह रहा फाइल एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, उस कन्वर्जन से रिलेटेड आपको सारा सब कुछ रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ऐसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वेन एवर कन्वर्जन टू बी डन, आप कन्वर्जन कर लिए अंडर सेक्शन 18, रजिस्ट्रार ऑन बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन फाइल विद द विद बाय company shall after satisfying himself that the provision applicable for registration of companies have been compiled with, ठीक है, कह रहा है with it by company shall after satisfying himself that the provision applicable for registration of the companies have been compiled। आपने क्या क्या कर लिया है, जो भी प्रोविजंस अप्लीकेबल है फॉर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो कंप्लीट कर लिया है आपने। सारा का सारे प्रोविजंस को कंपाइल करने के बाद आपने क्या किया भाई, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजा, फाइल किया, सारा सब कुछ बताया। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, कंपाइल्ड हैज बीन कंपाइल्ड विद अ क्लो ए फर्स्ट पॉइंट में क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जो पहले वाला आपका रजिस्ट्रेशन था उसे क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्लोज कर देगा ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर रजिस्टरिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द सेम मैनर एज इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। समझ रहे हो बेटा, मतलब कह रहा है रजिस्ट्रार क्या करेगा, आफ्टर मतलब जो आपका पहले रजिस्ट्रेशन था, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, फॉर्मर का मतलब होता है जो आपका पहले रजिस्ट्रेशन था, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन याद रखना, फॉर्मर इंप्लॉय होता है। फॉर्मर इंप्लॉय मतलब आप हमारे कंपनी के इंप्लॉय थे, अब इंप्लॉय नहीं हो तो हम आपको फॉर्मर इंप्लॉय भी बोल सकते हैं, एक्स इंप्लॉय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड को याद रखो। कह रहा है कि ये फॉर्मर रजिस्ट्रेशन को क्लोज करके आफ्टर रजिस्टरिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द सेम मैनर एज इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का। ओके, स्टूडेंट में आल्सो रिफर टू, भाई क्या रिफर कर रहा है ये, कह रहा है रूल 677 एंड 2022 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 एंड 3738 द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2016 फ्रॉम एनओसी आईएनसी 5 एंड आईएनसी 6 under the companies and in rule 2014 INC 27 under the companies of incorporation rule 2016। भाई इसको आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो, काट दो, नो इम्पोर्टेंट। चलो आगे कह रहा है आपका नो इफेक्ट ऑन द डेप्ट लाइबिलिटीज ईटीसी इनकर्ड बिफोर कन्वर्जन। मतलब कि आप अपनी कंपनी का कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब आप अपनी सारी की सारी डेप्ट एंड लाइबिलिटी को क्या कर दोगे, कंप्लीट सेटिस्फाई कर दोगे, मतलब मीट कर दोगे। ओके, नो इफेक्ट on the debts and liabilities etc incurred before conversion। ठीक है, the registration of a company under this section shall not affect any debts and liabilities obligation or contracts incurred or entered into by। देखो ये बात क्या कह रहा है समझो, मतलब कि आपकी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड थी, ठीक है, अब आपने क्या किया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा लिया, तो आपका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हुए थे वो खत्म हो जाएंगे, या फिर आपको कहीं पे पे करना था अब आपको पे करना नहीं है, मतलब जो आपकी लायबिलिटी है अब आपको नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन पे। ठीक है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो वो सारा सब कुछ सेम रहेगा। ओके,
और अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, आपने लायबिलिटी नहीं पे किया है, तो आपको बाद में भी लायबिलिटी के लिए आप लाइबल रहोगे। ठीक है ना। द रजिस्ट्रेशन of a company under this section shall not affect any debt हो गया, liabilities हो गई, obligation हो गया, contract incurred or entered into by or on behalf of the company before conversion। कन्वर्जन से पहले अगर ये इनमें से कुछ भी है तो उसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। एंड सच डेप्ट एंड लाइबिलिटीज एंड ओब्लिगेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड, मतलब सेम जैसे आपका पहली कंपनी में इन्फोर्स होता वैसे ही अभी भी इन्फोर्स्ड होगा, इन द मैनर एज इफ सच रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन डन। ठीक है। चलो, पुट टू पुट इन मोर सिंपल वे, द कंपनी रिमेन्स द सेम एंटिटी। कह रहा है द कंपनी रिमेन्स द सेम एंटिटी as it was before in respect of its debts and liabilities obligation or contract। मतलब कि सारा सब कुछ सेम रहेगा जो पहले रहेगा, बस वही चीज है। सिंपल सी बात है यार कि आप अपनी कंपनी का कन्वर्जन कर लेते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी डेप्ट लायबिलिटी या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। ठीक है। सेम टू सेम वो इन्फोर्स किए जाएंगे। आगे आपका सेक्शन नंबर 19 है। 19 के बाद क्या है, 20 है, 20, 21, 22 कंप्लीट हो गया। ठीक। हाँ बेटा, तो देखो आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है 18। ठीक है। उसके पहले हमने पढ़ाया 10A। 10A पूरा कर लो कंप्लीट अच्छे से, एक एक चीज लिख करके, उसके बाद 18 कर लो। ठीक। 19 बचा है, उसके बाद 20, 21, 22 चार सेक्शन है। कल चार सेक्शन आपको एक सेशन में कंप्लीट पढ़ा करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मेहनत करना है, जो हमने पूरा पढ़ा दिया है उसको आपको कंप्लीट घर पे करना है। ठीक है। चलो, मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक। सेक्शन 19 से भाई सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो भी है आपके साथ सीए इंटरमीडिएट में। ठीक है। ये भी बताओ कि इस चैनल पे आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे, सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है। बट आप लोग जब लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लोगों तक भेजोगे तो हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और कमेंट करके ये बोलो कि भाई हाँ ये टॉपिक आप सर पढ़ा दीजिए, भाई ये कब शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट कब शुरू कर रहे हैं ग्रुप 2 में, उसके बाद अगर एडवांस अकाउंटिंग इन जीएसटी वगैरह, आप कमेंट्स करो, बताओ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जब आपका कमेंट्स आएगा तो हमको लगेगा हाँ भाई बच्चों को जरूरत है, पढ़ाना चाहिए सारी चीजें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।